वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के बारे में। देखो, 12 दिसंबर 2019 वो दिन था जब CAA 2019 को संसद भवन के द्वारा पास कर दिया गया था और फाइनली 11 मार्च 2024 यानी कि अभी 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA 2019 को लागू करने का आदेश दे दिया है और अब CAA 2019 पूरे देश भर पे लागू कर दी गई है। जब ये कानून पास कराई गई थी उस वक्त पूरे देश में मैसिव लेवल पे जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला था। मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और बहुत ऐसे भी कम्युनिटीज थे जिनका इस कानून से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इवन उन्हें पता तक नहीं था कि वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि बाकी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसे हम अपनी भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। तो इस देश के अंदर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कानून को या हम किसी भी मुद्दे को ठीक से समझने से पहले ही उनकी बातों में आ जाते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं पता होता है और अपने फ़ायदे के लिए वो बाकी के इनोसेंट सिटीजन को बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको देश की हर कानून, हर प्रोविजंस, हर लॉ और आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अच्छी से पता होना ज़रूरी होता है। किसी भी मैटर पे आप प्रोटेस्ट करने से पहले या फिर डिस्कस करने से पहले उस मैटर को ठीक से समझो, ठीक से जानो, सही और गलत का ठीक से फ़र्क समझो एंड देन आप किसी भी चीज़ पर प्रोटेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के ऊपर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के ऊपर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के ऊपर। इसके बाद आपके माइंड में कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रह जाएगी और आप बहुत ही अच्छे से डिबेट और इसको समझने के लिए केपेबल हो जाओगे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि CAA 2019 क्या है। देखो, मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि CAA उनके खिलाफ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में हम इसको साबित करके रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, 26 जनवरी 1950 पूरे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से 11 तक ये बात करता है कि हम अपने देश के अंदर नागरिकता कैसे प्रदान करेंगे, यानी कि सिटीजनशिप कैसे देंगे। आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 10 तो ये बात करता है 26 जनवरी 1950 से पहले के लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 11 ये बात करता है, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 11 ये बात करता है कि 1950 के बाद जो भी लोग हमारे भारत देश के अंदर आए हैं या फिर जो भी रहने आए या फिर जो पहले से थे, उनको हम सिटीजनशिप कैसे देंगे। और आर्टिकल 11 ये बोलता है कि 1950 के बाद की सिटीजनशिप देने की प्रक्रिया पे संसद कानून बनाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि संसद के पास ही पूरी पावर होगी सिटीजनशिप देने की। तो 1955 में संसद एक कानून पास करता है जिसका नाम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 और उसमें अलग अलग प्रोसेस के जरिए, अलग अलग प्रोसीजर्स के जरिए सिटीजनशिप देने की बात करी जाती है। लेकिन उसमें एक और प्रोविजन ऐड करी गई जिसको हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप सिंपली भारत के अंदर रह के उसकी सिटीजनशिप ले सकते हो। अब देखो, इस चीज को ठीक से समझना, क्योंकि ये ध्यान जब तक नहीं दोगे ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि मान के चलो आप आज के डेट में अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो भारत में, तो इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए इसको समझो। सबसे पहले आप आज से पीछे, यानी कि आज से पीछे 14 साल तक भारत में रहे हुए हो। 14 साल में से 11 साल आप भारत के अंदर प्रेजेंट हो और प्लस जैसे आज आपने अप्लाई किया तो आज से ठीक पीछे की 1 साल पहले आप अगर भारत में हो, यानी कि 11 + 1, अगर आप 12 साल 14 साल में से प्रेजेंट हो भारत के अंदर, तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी इस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में। समझ में आया? नहीं, एक बार और क्लियर करते हैं इसको। अगर आप आज अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए तो आप आज से पीछे 14 साल तक भारत में रह रहे हो और 14 साल में से 11 साल आप भारत में प्रेजेंट हो और जिस दिन आप अप्लाई करोगे उससे ठीक पीछे के 1 साल भी अगर आप प्रेजेंट हो, यानी कि 11 + 1 का कंसेप्ट है। अगर आप 12 साल कंटिन्यू भारत में प्रेजेंट हो तो आपको इस प्रोसेस के जरिए सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की। नेचुरलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इसको बेसिकली ऐसे लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन इन अंडर आर्टिकल 1955 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। क्लियर है? अब देखो 2019 का बिल क्या बात करता है, मैं एग्जैक्ट आपके लिए पढ़ता हूं कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 इन दिसंबर 2019। प्रेसिडेंट एसेंट किए थे इसके ऊपर 12 दिसंबर 2019 को। इस बिल का जो हेडिंग्स है उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस लिखी हुई है ऊपर से। द बिल सीक्स टू फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदूज, नोट करना, टू हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ध्यान देना, ये जो कम्युनिटीज हैं
इन कम्युनिटीज को फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देने की बात करती है ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना, हु माइग्रेटेड टू इंडिया ओनिंग टू रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन इज द की वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना कि रिलीजियस परसिक्यूशन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन तीनों कंट्री जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। डोमिनेटेड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 1947 में जो पार्टीशन हुई थी उस वक्त डोमिनेशन वर्ड ही यूज करी गई थी। तो ये तीनों कंट्री के अंदर जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, वहां के जो ये 6 कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ये कम्युनिटीज जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, जिनको धर्म के नाम पे मारा पीटा जाता है, उनकी घर छीन ली जाती है और उनको बेघर कर दिया जाता है, उन लोगों को जो कि इंडिया में आ चुके हैं किसी भी जरिए, इनोसेंट हैं, उन्हें इमीडिएट सिटीजनशिप देने की बात करता है 2019 का एक्ट। अब देखो एक चीज और समझो, 1955 का जो एक्ट था सिटीजनशिप, उसको ही अमेंड किया गया है फिर से 2019 में। ये जो कानून है वो नया कानून नहीं है, ये 1955 के कानून में संशोधन किया गया है। तो इस अमेंडमेंट में एक्चुअल में जो मेन प्रोविजन है वो क्या बात करती है उसको समझो, क्योंकि इसी पे सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा क्रिएट हो जाता है। लोग यही चीज़ों को ठीक से नहीं समझते हैं। तो इस मेन प्रोविजन को मैं वही पढ़ूंगा एज इट इज, जो कि ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखी गई है। एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered into India before the 21st December of 2014, याद रखना, the date is 31 दिसंबर 2014। इस डेट तक या इस डेट को, है ना, इस डेट तक 1950, 26 जनवरी 1950 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग इस जरिए यानी कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं और 3 कंट्री से इंडिया आए हैं एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी, उनको सिटीजनशिप देने की बात करी गई। ठीक है, हु हैज एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय और अंडर क्लॉज सी ऑफ सब क्लॉज सेक्शन 3 ऑफ पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 और फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन्स एक्ट मीन्स फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act. It means 26th of January 1950 के बाद 31 दिसंबर 2014 तक अगर जो लोग भारत के अंदर आ चुके हैं, इन 6 कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट मुस्लिम्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्री से, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंदर, फॉरेनर एक्ट के अंदर, और जो पासपोर्ट एक्ट है उसके अंदर इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा और उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। हाँ या नहीं, सही या गलत, इस पे डिस्कशन लास्ट में करना जब वीडियो खत्म हो जाए। अब देखो, मैंने बताया था कि 1955 के एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जिसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, जिसमें मैंने 11 + 1 12 ईयर्स का कंसेप्ट समझाया था कि उसके अंदर सिटीजनशिप कैसे मिलती है। ये 2019 का अमेंडमेंट जो है यानी कि संशोधन जो है वो सिर्फ नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में अमेंडमेंट की गई है और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिटीजनशिप देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता। तो ध्यान से समझना, ये किसी भी नागरिक जो पहले से भारत के अंदर रह रहे हैं उसके सिटीजनशिप लेने की बात करता ही नहीं है, कानून में लिखा ही नहीं गया कहीं पे। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप देने की बात करता है। तो जो लोग पहले से भारत में हैं, रह रहे हैं, जिन नागरिकता हैं, जिनको यहाँ मिली हुई, उनकी नागरिकता नहीं ली जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं ली जा सकती है, कोई नहीं ले सकता, किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है। उसके एक अलग प्रोविजन है, उसके एक अलग क्राइटेरिया है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये लेने की बात कर ही नहीं रहा है, सबसे पहले समझने की जरूरत है, ये देने की बात कर रहा है सिटीजनशिप को। अब ये नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में ये बात करी गई कि 2019 के अमेंडमेंट में ये बात करी गई कि जो 12 साल का नियम था जो लागू हो रहा था, उसको घटा करके सिर्फ 6 साल कर दिया गया है। किसके लिए? तो ये 6 कम्युनिटी के लिए और जो इन तीनों कंट्री से आए हैं उनके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर उनके साथ कोई रिलीजियस परसिक्यूशन की गई है। ठीक है, उनका क्या कंसेप्ट है कि मान के चलो कि कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत के अंदर एंटर कर गया इन तीनों कंट्री से और इस 6 कम्युनिटी से, और वो रिलीजियसली परसिक्यूशन के कारण आया है भारत, तो वो अगर सिटीजनशिप अप्लाई करता है तो उसके अप्लाई करने से ठीक पीछे के 6 साल पहले तक वो भारत में रह रहा हो, जिसमें से 5 साल वो प्रेजेंट होना चाहिए और प्लस 1 साल बैक, यानी कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उससे ठीक पिछले के 1 साल तक आप भारत में प्रेजेंट हो, यानी कि 5+1 का कंसेप्ट। अगर आप 6 साल तक भारत में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इजीली। बस इससे ज़्यादा इस कानून में कुछ नहीं, नथिंग। तो इसलिए इस चीज़ को समझो कि ये किसी के लिए भी
घबराने की बात नहीं है, किसी की भी सिटीजनशिप लेने की बात नहीं की गई है। सिर्फ उसकी बात की गई है कि जो भी लोग रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड हैं, जिनको मारा पीटा गया हो धर्म के नाम पे इन तीनों कंट्री के अंदर, जिनकी सब कुछ बर्बाद हो गई हो और वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे कुछ उम्मीद से, उनको सिटीजनशिप भारत देगा। उनको देने के लिए भी जो 12 साल थी उसको सिर्फ 6 साल कर दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। क्लियर है? अब आगे हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब समझते हैं कि ये क्यों हुआ अमेंडमेंट। देखो 1947 में जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान को बनाया गया था कि वहाँ पे जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड लोग हैं उनको पाकिस्तान के एरिया में डाला जाएगा। जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए। हालांकि इंडिपेंडेंस के लिए दोनों ने लड़ा था, सारी कम्युनिटीज़ ने बराबर लड़ा था, लेकिन किसी और कम्युनिटी ने अपना देश नहीं मांगा, सिर्फ मुस्लिम ने अपना देश मांगा कि उसे एक अलग देश चाहिए जहां सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड लोग रहेंगे। वो एरिया हमारा पाकिस्तान कहलाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल था आप सभी जानते हो। खैर इस सब हिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 8 अप्रैल, याद रखना 8 अप्रैल ऑफ 1950 को एक अग्रीमेंट हुई। किसके बीच में? हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में और लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के उस वक्त के थे नेता, उनके बीच में। और इस एग्रीमेंट को नेहरू लियाकत एग्रीमेंट कहा गया था। इस एग्रीमेंट के अंदर ये बात करी गई कि ये जो कंट्रीज है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, इनके अंदर अफगानिस्तान, इनके अंदर जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ लोग रहेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लिए हों, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसीज हो, बुद्धिस्ट हो, उनको, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोग हैं यानी कि जो बड़ी लेवल पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनमें जो भी राइट्स उनको दी जाएगी, जो भी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएगी, उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल राइट्स दी जाएगी, इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी माइनॉरिटीज़ को भी इन मुस्लिम देशों में भी। इंडिया ने तो इस एग्रीमेंट पे पूरी तरह से अपना साथ दिया। इंडिया ने अपने कंट्री के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, किसी भी कम्युनिटीज़ के, उनको स्कीम्स या कोई भी पॉलिसीज़ की बेनिफिट देने में कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स नहीं दी जाती है। इनको धर्म के नाम पे मारा पीटा जाता है और इनको देश से निकालने तक की धमकी दी जाती है। बहुत बुरा स्थिति है इन लोगों का वहाँ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा है, BBC न्यूज़ का डेटा आता है और बहुत अलग अलग तरह की न्यूज़ का। इवन पाकिस्तान और इन कंट्रीज़ की जो मीडिया हैं उन्होंने भी इन चीज़ों को कई बार एक्सपोज किया है। आप गूगल पे जाकर के इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने अपना वादा नहीं निभाया। तो आज के डेट में मान लो कि अगर हमारे लोग उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना सह रहे हैं और अपने परिवार के साथ हमारे देश के अंदर एंटर किए हैं कुछ उम्मीद से कि हमारा जो पुराना घर था वो हमें दोबारा अपनाएगा, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसे अपना लें, हम उन्हें अपना लें, उन्हें दुख में उनका साथ दें? क्योंकि देखो जो ये तीनों कंट्री है, अब लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड किया गया। देखो यहाँ पे जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूशन है ना, वो मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम्स के साथ नहीं हो सकती, नहीं होती है। वो माइनॉरिटीज़ के साथ होगी, वो दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ होगी, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के साथ होगी, ठीक है। तो मुस्लिम्स तो अपने कंट्री में सेफ़ हैं बिल्कुल, लेकिन जो नहीं सेफ़ हैं उनको तो हमें सिटीजनशिप देना ज़रूरी है और भारत का यह कर्तव्य बनता है कि भारत उसे अपने देश के अंदर शरण दे। अब देखो कुछ लोगों का ये कहना होगा जो थोड़ा सा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होंगे कि जी नहीं, ये तो हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है जिसमें राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। तो मैं आपको ठीक से समझा दूं कि आर्टिकल 14 जब राइट टू इक्वालिटी की बात आप करते हो तो ये भी समझ जाओ कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में नीचे जो उनकी क्लॉजेस है उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करी जाती है एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्पेशल कैटेगरीज की बात करी जाती है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कानून बनाना हो, वुमेन्स के लिए कानून बनाना हो, चिल्ड्रंस के लिए कानून बनाना हो, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कानून बनाना हो, या किसी भी SC STs की कम्युनिटीज़ के लिए कानून बनाना हो, देन वाई नॉट फॉर द रिलीजियसली परसिक्यूटेड फैमिलीज एंड द पीपल्स जो कि आज हमारे इंडिया के अंदर आ चुके हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो भी इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर चुकी है। तो आपके इस दलील का भी कोई सिर पैर नहीं बन सकता, ये भी आपका मानना गलत होगा। तो ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है।
अब देखो, मेरे ख्याल से इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने का कोई भी कारण नहीं बनता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई कारण है जिस कारण से आप इसके अगेंस्ट में जा सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और असम में सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट हो रही है कि असम के जो लोग हैं वो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग होते हैं, और ट्राइबल्स हमेशा चाहते हैं कि कोई भी आउटसाइडर उनके एरिया में ना आए, और क्योंकि उनकी कल्चर हेरिटेज को किसी भी तरीके का थ्रेट ना पहुंचे। वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी रिलीजियसली मैटर पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर देखो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो भी चीजें थी आई थिंक मैंने वो क्लियर कर दिया है आपको। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।